हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 जो आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसी से ही आपके ज्यादा बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर जो है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम चैप्टर के हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सिर्फ एक ही वीडियो में, आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है एंड शॉर्ट क्वेश्चन है, सब कुछ, और वो बोर्ड पेपर में आपका 100% आएगा। अगर इस चैप्टर से आएगा तो आप लोगों का इसी चैप्टर से बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। ठीक है, फाइनल का मतलब इससे बाहर आएगा ही नहीं। बस ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही लगातार स्टडी कराऊंगा क्लास 10 के बच्चों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेकर बैठना और जैव प्रक्रम चैप्टर जो है वो पूरा आप लोग कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो बस ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। देखो, स्वपोषीपेषण, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझो कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो हमारे स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए क्या चीज आवश्यक होता है? जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O पानी, या फिर क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश, या उपयुक्त सभी। देखो, स्वपोषी पोषण जो होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनको भैया CO2 भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, साथ में क्लोरोफिल भी चाहिए। मतलब इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि हमारा सभी चीजें आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना मैंने क्वेश्चंस लिया है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, लगभग 50 से 60 ऑब्जेक्टिव, बट मैंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही लिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जो यकृत है, यकृत स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? सभी स्टूडेंट को पता होगा, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि क्या स्रावित करता है? लार, या फिर हमारा जठररस, या पित्तरस, या फिर अग्नाशय रस। तो यकृत जो है वो है पित्तरस स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? पित्तरस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, जठर रस स्रावित होता है। जो हमारा जठर रस है वो स्रावित कहां से होता है? ठीक है, जठर रस कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय से, या छोटी आंत से, या फिर हमारा बड़ी आंत। देखो, एक आप लोग चेंज कर देना। ठीक है, जो हमारा जठर रस है, एक आप लोग कर देना यहां ऑप्शन को चेंज। ठीक है, क्योंकि यहां दो ऑप्शंस हैं और हमारा जो राइट ऑप्शन है वो नहीं है। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे अमाशय। ठीक है, तो अब हमारे ऑप्शंस बन चुके हैं अग्नाशय से, या छोटी आंत से, या फिर अमाशय से, या बड़ी आंत से। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से हमारा कौन सा सही है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने बताया था कि जो राइट ऑप्शन है वही गायब है, तो हमारा अमाशय जो है वो सही है, कि जो जठर रस है वो अमाशय से स्रावित होता है। ठीक है, अमाशय से जठर रस स्रावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो फटाफट से बता दोगे। हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, या वृद्धि में। तो भैया हीमोग्लोबिन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो किसमें निभाता है? श्वसन में। किसमें? श्वसन में जो है हीमोग्लोबिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। बस रामबाण समझो, इससे बाहर नहीं आएगा। सारा मैं ऑब्जेक्टिव करा देता हूं, सारा लॉन्ग, सारा शॉर्ट करा देता हूं, ताकि आप लोग इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन जितना बताया जाए उतना ध्यान से पढ़ो, नोट बनाओ और उसको तैयार करो। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया और फिर आप चल दिए। ठीक है, नहीं, आपको इसको फिर रिवीजन भी करना है बैठकर। ठीक है, अब आपके पास समय है नहीं, जितना पढ़ लोगे उतना कम है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जाइलम क्या करता है? जल का वहन, या फिर अमीनो अम्ल का वहन, भोजन का वहन, या ऑक्सीजन का वहन। जो पादप होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो हमारा पादप में जाइलम क्या करता है? जा से जल और जा से जाइलम। सही है,
हाँ सही, बिल्कुल ट्रिक से समझो। तो जाइलम जो है वो जल का वहन करता है। अब फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम फूड यानी कि भोजन का वहन करता है। एप से फ्लोएम एंड एप से हमारा फूड। देखो छोटी छोटी ट्रिक अगर आपको मिल जाए तो वो जिंदगी भर याद रहता है, ठीक है, और वो क्वेश्चंस आपको आसान लगने लगता है। तो ट्रिक भी आप लोग ढूंढ लिया करो, अगर बना सकते हो तो बना लिया करो खुद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कच्छकों की संख्या होती है। जो मनुष्य का हृदय होता है, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, उसमें जो कच्छक होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। सारे स्टूडेंट को पता होगा इसके बारे में, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट को पता है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा चैप्टर को खोला होगा, थोड़ा सा बुक को खोलकर पढ़ा होगा, तो वैसे भी पता होना चाहिए, इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। तो भैया जो मनुष्य के हृदय में जो कच्छकों की संख्या है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। देखो, मनुष्य में जो वृक होता है, वृक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में जो एक वृक है, सभी को पता होगा, किडनी जो कि हमारा एक जोड़ी पाया जाता है, यानी कि 2 किडनी एक व्यक्ति में पाया जाता है, ठीक है। तो जो वृक है, वृक वो तंत्र का नाम है, ठीक है, किससे संबंधित है वो बताना है। पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो भैया जो वृक है, वृक वो हमारा संबंधित है, वो संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। किससे? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के द्वारा जो फूड होता है, भोजन, उसका स्थानांतरण होता है। किसके रूप में होता है स्थानांतरण? सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, या फिर वसा के रूप में। तो माय डियर स्टूडेंट, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम जो है अपना फूड जो है, भोजन का जो स्थानांतरण करता है, वो किसके रूप में करता है? सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में करता है, ठीक है, समझ में आया, सुक्रोज के रूप में। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है? पायरुवेट के विखंडन से, जो पायरुवेट का विखंडन होता है से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। ये क्रिया कहां होती है? जो पायरुवेट का विखंडन होता है, जिसमें CO2, H2O एंड एनर्जी यानी कि ऊर्जा देती है, तो यह क्रिया कहां होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या फिर केंद्रक में। तो ये जो प्रक्रिया है वो कहां होती है? सारे स्टूडेंट को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो हमारा होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। यानी कि हमारे 9 नंबर क्वेश्चन तक हो चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर के लिए बहुत है। अगर ऐसा आपने 10-10 करके तैयार कर लिया तो बायोलॉजी के 40 से 50 ऑब्जेक्टिव आपके हो जाएंगे, और पूरे बुक में आपके लगभग 200 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे अगर एक चैप्टर से आपने 10 ऑब्जेक्टिव तैयार किया, ठीक है। तो बहुत है, और भी तैयार कर सकते हो, आपकी इच्छा। वैसे इस 10 से आपके और भी तैयार हो जाएंगे। आपका पित्तरस स्राव होता है। जो पित्तरस है वो कहां से स्राव होता है? ये तो सारे स्टूडेंट को पता होगा, शायद अभी मैंने बताया है। ये देखो क्वेश्चन में सेकंड में, यकृत स्रावित करता है तो वो पित्तरस। अब इसका जैसे भाई, जब जैसे ये बाप है तो ये बेटा है। अब अगर पित्तरस पूछा जाए वो कहां से स्राव होता है, तो सभी को पता है पिता से होगा, यानी कि यकृत से होगा। तो वैसे यहां भी उल्टा कर दिया क्वेश्चन को, तो यकृत लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। जो चीज बताया है भी आपको भूल गए होंगे तुरंत, लेकिन दोबारा देखो, समझ में नहीं आए 2-3 बार देखो क्या जाता है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो बस। अगला, अब देखो हमारे आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय का मतलब है जो बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है जो लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर के जो जैव प्रक्रम है उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पूरा आंसर के साथ समझाऊंगा, ताकि आप लोगों का सारी चीजें कंप्लीट हो जाए और ये चैप्टर में कुछ भी ना बचे, ठीक है। पहला, रुधिर जो होता है एंड लसिका में अंतर क्या होता है, ठीक है। जो रुधिर होता है और लसिका में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आपका रुधिर एंड लसिका, तो आप लोगों को पता होगा। अगर थोड़ा सा आप लोगों ने रुधिर के बारे में तो सभी को पता होगा, लसिका के बारे में थोड़ा सा हो सकता है ना पता हो, बट डिफरेंस में एक चीज होता है, अगर ये भैया के अंदर ये है तो इनमें नहीं होगा।
लगभग यही होता है कि ये भैया लाल है तो ये लाल नहीं होंगे, इसमें रुधिर कणिकाएं पाई जाती है तो इसमें नहीं पाई जाएंगी। लगभग उल्टा ही होता है, तभी तो अंतर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक एक समझाता हूं, 4 से 5 अंतर बहुत है। पहला, रुधिर, ब्लड, खून को देखा है, ब्लड को देखा है कभी? नहीं देखा है तो ऐसे काटो हैंड को और देख लो, लेकिन प्रैक्टिस मत करना। ठीक है, देखो ब्लड वैसे भी सभी को पता लाल होता है। ठीक है, अगर नहीं देखा डॉक्टर के पास जाओ, दिखा देंगे। देखो यह जो है गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। क्या होता है? ये गहरे लाल रंग का जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है, सभी को पता है लाल रंग होता है। अब डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो ये रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है जो लसिका है, या फिर डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो कि ये रंगहीन होता है। ये भैया रंगीन है तो ये रंगहीन है। ठीक है, उल्टा ही है तो है, बस अंतर में क्या है, एक जानो तो दूसरा उल्टा लगा दो, बस सही है। तो ये क्या है? रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, ये तरल होता है और इसका कोई भी रंग नहीं होता। दूसरा देखो, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। इसमें अगर लाल रुधिर कणिकाएं ना पाई जाए तो ये लाल क्यों होंगे? तो इसलिए इसमें जो है लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए रुधिर का रंग जो होता है वो लाल होता है। और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। मैंने बताया है उल्टा है सब कुछ। ठीक है, अंतर में उल्टा होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता, बहुत आसान। तो डायरेक्टली लिख दो लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। अगर इसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती ना तो इसका रंग भी लाल ही होता, रंगहीन नहीं होता, बट नहीं पाई जाती हैं तो इसलिए होता है। अगला देखो, रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में होती हैं। देखो भाई रुधिर में तो प्रोटीन्स होंगी ही क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। तो रुधिर में जो प्रोटीन्स होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं, लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। वही बात है, लसिका में कम है, रुधिर में ज्यादा है। अब अगर कंपेयर करोगे भाई रुधिर और लसिका में तो भाई कम ही है ना। ठीक है, लसिका में बहुत कम है। अगला चौथा पॉइंट, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। 3 से 4 अंतर तो यही है, इसमें अधिक है, इसमें कम है, इसमें है, इसमें नहीं है, बस यही चीजें हैं। तो ये तो आपको तैयार हो गया होगा। ये कितना आसान, देखो ये रुधिर वाहिनियों में प्रसंचित होती हैं, लसिका वाहिनियों में प्रसंचित होती हैं। रुधिर वाहिनी जो रुधिर की वाहिनी होती है, रास्ता होता है, ये लसिका वाहिनी यानी कि लसिका का जो रास्ता होता है उसमें प्रसंचित होती है, बस। तो ये पहला क्वेश्चन लघुत्तरीय कितना आसान है अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला है, रुधिर एंड लसिका के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये चीज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, दूसरा नंबर क्वेश्चन समझना, इसमें क्या पूछ रहा है ध्यान से समझो। लिखा हुआ है जो पाचक रस होते हैं, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। जो पाचक रस होते हैं, पाचक रस का मतलब जो पाचन में सहायता करते हैं। बहुत सारी आपकी रस होती है, जैसे जठर रस है, पित्त रस है, लार है। लार भी जो होता है पाचन को में बहुत सहायता करता है, भोजन को लुगदी की तरह बना देता है, जिसको निगलने में बहुत आसानी होता है। तो ये सब बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, जो कि एक पाचक रस हैं जो पाचन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। अब अगर लार पूछेगा तो लार लिख देना, या फिर ज्यादा तो भाई यही पूछता है कि भाई पाचक रस, तो आपको लिखना ही है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार लिख भी देता हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पाचक रस जो होता है भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारा पाचक रस होते हैं वो भोजन को पचाते हैं। आप कोई चीज खाते हो तो उसको मतलब बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं कि ये जल्दी पच जाए। ठीक है, किसी किसी का जो डाइजेस्ट होता है, पाचन शक्ति होता है, कम होता है, तो उनका भोजन नहीं पचता उतना जल्दी। ठीक है, तो पाचक रस निम्न प्रकार के होते हैं। पहला लार, लार एक पाचक रस है। देखो लार जो होता है भोजन को निगलने में सहायक होती है। जो लार होता है वो भोजन को निगलने में सहायता करती हैं तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पचाने में भी भाग लेती हैं। और लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा रस समझो जठर रस। जठर रस क्या करता है? जठर ग्रंथियों में जठर रस निकलता है। जो जठर ग्रंथि होती है वहां से जठर रस निकलता है। अब जठर रस जो होता है HCl, पेप्सिन, रेनिन, इन सब की सहायता यानी कि इन सब की एंजाइम होते हैं। मतलब इसमें जठर रस में HCl होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन नामक एंजाइम होता है। ठीक है, और HCl जो होता है भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। जो HCl है वो लाइकेज कोई माध्यम है भोजन का तो उसे अम्लीय बनाता है तथा भोजन की कठोर कणों को गला देता है।
अब भाई अम्ल है तो अम्ल तो गलाएगा ही। एंड पेप्सिन जो होता है प्रोटीन पर क्रियाशील होता है। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन्स पर अपना कार्य करता है और प्रोटीन्स को पेप्टोन्स तथा पेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक है, अगला देखो पित्तरस। पित्तरस में क्या होता है, गृहिणी में अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस तथा यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकर मिलते हैं और पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी वो भोजन के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो मैंने बहुत आसान तरीके से लिखा है भाई, बुक में देखोगे भर भर के मिलेगा, 2-3-4 पेज में मिलेगा, लेकिन क्यों पाना है 2-3-4 नंबर और लिखोगे 10 पेज। देखो ज्यादा से ज्यादा इतना बहुत है, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 2 पेज आराम से लिखो फटाक से और आपको नंबर भर भर के मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जो हीमोग्लोबिन होता है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखो हीमोग्लोबिन बहुत आसान है। देखो सबसे पहले हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित रंग युक्त लाल ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अणु हैं और हीमोग्लोबिन जो होता है श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया हीमोग्लोबिन किसके लिए महत्वपूर्ण है, श्वसन के लिए। हीमोग्लोबिन किस में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं बताया, श्वसन में। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में कराया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपकी गलती है क्योंकि मैंने बताया है अभी। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण। प्राणियों में श्वसन क्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और कोशिका में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सी श्वसन के लिए O2 को मुक्त कर देता है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन प्राणियों के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है। जो ऑक्सीजन होता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो परिवहन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया समझ में। देखो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो मैं 3 से 4 कारक समझाता हूं। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है। फर्स्ट, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। मान लो हमारा जो वायुमंडल है उसमें आर्द्रता बढ़ जाए तो हमारा जो क्या होगा, हमारा जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो जाएगा। सेकंड, वायुमंडलीय ताप बढ़ने पर तथा तेज हवा चलने पर, आंधी चलने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। ठीक है। थर्ड, 3 बहुत है, प्रकाश या दिन में वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, रात में कम, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए स्टोमा जो होता है, स्टोमेटा खुले रहते हैं जिससे वाष्पीकरण अधिक होता है। ठीक है, कुल मिला के भैया जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, ये समझो। 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 5 नंबर आ जाऊं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या डिफरेंस है, या फिर ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में क्या अंतर है। देखो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे वायवीय और अवायवीय। ठीक है, देखो वायवीय का मतलब सभी को पता है जिसमें वायु होता है, वायु होगा तो ऑक्सीजन होगा। अवायवीय जिसमें वायु नहीं होता, वायु नहीं ऑक्सीजन नहीं होगा। देखो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन उपभुक्त हो जाती है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। बस जो वायवीय श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, अवायवीय श्वसन में नहीं प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है वायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल अंतिम उत्पाद है, इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद है। ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट समझो, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें 38 ATP अणु मुक्त होते हैं, यानी कि 38 ATP अणु मुक्त होते हैं, इसमें केवल 2 ATP अणु मुक्त होते हैं। बस ये 5 डिफरेंस आप ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के बीच तैयार कर लो भाई, बहुत है, बहुत है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 7 नंबर वाले। 7 नंबर वाले। अब जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है उन सबको ऑलरेडी मैंने पढ़ा ही रखा है, तो बार बार पढ़ाने से क्या फायदा, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के कौन कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। पहला, पोषण क्या है, न्यूट्रिशन एंड पोषण के प्रकार की व्याख्या कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी पढ़ा दिया है, नहीं देखा वो देख लो फुल चैप्टर में। ठीक है, या फिर ये लॉन्ग तैयार करना है और अलग से मैं पढ़ा दूंगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से लॉन्ग तैयार करना है इस चैप्टर में। दूसरा, पाचन क्या है, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। जो पाचन तंत्र होता है उसका सचित्र वर्णन करना है। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है। ठीक है, इस चैप्टर में
फिर है हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करो एंड उत्सर्जन तंत्र क्या है और सचित्र वर्णन करो, उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। ठीक है, तो ये चौथा हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग, यानी कि इस चैप्टर में आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, बस 4 लॉन्ग क्वेश्चन आप जल्दी से तैयार कर लो, इस चैप्टर का खात्मा हो जाएगा। अब अगर आपने इस चैप्टर में जितना मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न बताया है, जितना मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जितना मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताया, इतना तैयार कर लोगे, इस चैप्टर में कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की मैं आंसर दूंगा, लेकिन अभी आप लोग ये समझ रहे हो कौन सा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, इस पर फोकस जल्दी से कर लो। तो ये आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सबको तैयार भी करना पड़ेगा आपको, और वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।